नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही जबरदस्त और बुनियादी विषय पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, 73 साल से भी ज्यादा समय पहले लिखा गया एक ऐतिहासिक दस्तावेज आज के इस मॉडर्न और डिजिटल देश को कैसे चला रहा है। भारत का संविधान कोई आम किताब नहीं है, ये एक पूरी तरह से लिविंग यानी जीवंत दस्तावेज है। देश के सर्वोच्च पद से लेकर एक आम नागरिक तक की पूरी व्यवस्था इसी से तय होती है। तो चलिए आज हम इसी संविधान के सबसे अहम हिस्सों में से एक, इसकी अनुसूचियों यानी शेड्यूल्स को डीकोड करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। पहला, एक जीवंत लिखित दस्तावेज। दूसरा, इसका आधार यानी अनुसूची 1 से 4। तीसरा, शक्ति और प्रशासन, अनुसूची 5 से 7। और चौथा, इसका क्रमिक विकास, अनुसूची 8 से 12 तक। हम इन 12 अनुसूचियों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि ये साफ हो जाए कि शुरुआत में ये सिर्फ 8 क्यों थीं और बाद में इन्हें बढ़ाकर 12 क्यों करना पड़ा। भाग 1, एक जीवंत लिखित दस्तावेज। ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो यह दस्तावेज रातों रात बिल्कुल नहीं बना था। इसे पूरी तरह तैयार होने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का लंबा वक्त लगा, और तब जाकर 1950 में इसे अपनाया गया। अब इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है कि हमारा संविधान स्थिर या रिजिड क्यों नहीं रह सकता। 1950 के दशक में हमारा समाज मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर था, जीवन गांवों के इर्द गिर्द घूमता था और पढ़ाई लिखाई भी सीमित थी। लेकिन आज हम एक डिजिटल रूप से जुड़े हुए हाईली एजुकेटेड समाज में जी रहे हैं, जहां हमारी जरूरतें बहुत ही जटिल और आधुनिक है। इतने बड़े बदलाव को संभालने के लिए ही इस दस्तावेज को लगातार अपडेट करना पड़ता है। भाग 2, आधार, अनुसूची 1 से 4। आइए अब उन शुरुआती और बुनियादी नियमों को देखते हैं जिन्होंने हमारे देश के भौगोलिक और प्रशासनिक ढांचे की नींव रखी। अब देखिए, इन पहली 4 अनुसूचियों को याद रखना कितना आसान है। कुछ बहुत ही मजेदार ट्रिक्स हैं। अनुसूची 1 में देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट है। अनुसूची 2 बात करती है वेतन और भत्तों की, जिसे आप 2 नंबर के पैसे वाले मुहावरे से आसानी से याद रख सकते हैं। अनुसूची 3 में शपथ का जिक्र है, और ध्यान दीजिए, हिंदी शब्द शपथ में ठीक 3 अक्षर होते हैं। और आखिर में अनुसूची 4, जो राज्यसभा की सीटों के बारे में है, क्योंकि जहां 4 लोग बैठते हैं वहीं तो सभा बनती है ना कमाल का तरीका। स्क्रीन पर दिख रहा ये 5 लाख का आंकड़ा कोई मामूली रकम नहीं है। ये अनुसूची 2 के तहत भारत के राष्ट्रपति के मासिक वेतन को दर्शाता है। दरअसल ये अनुसूची देश के टॉप अधिकारियों की सैलरी को तय करती है। वैसे एक दिलचस्प बात ये भी है कि राष्ट्रपति की सैलरी तो यहाँ साफ साफ लिखी है, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर प्रधानमंत्री का वेतन एक आरटीआई के जरिए ही सामने आ पाया था। अब बात करते हैं शपथ की। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। यूं तो ज्यादातर मंत्रियों और अधिकारियों की शपथ का फॉर्मेट अनुसूची 3 में दिया गया है, लेकिन कार्यकारी भूमिकाओं वाले 3 बहुत ही अहम पदों की शपथ इसके अपवाद हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 और राज्यपाल अनुच्छेद 159 की शपथ को मुख्य अनुच्छेदों में ही अलग से और स्पष्ट रूप से लिखा गया है। चलिए अब चौथी अनुसूची पर आते हैं, जो उच्च सदन यानी राज्यसभा में पावर को तय करती है। यहाँ उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य अपनी 31 सीटों के साथ कानून बनाने में बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र 19 और तमिलनाडु 18 सीटों के साथ आते हैं। यह अनुसूची असल में राज्यों के विधायी वजन को बैलेंस करती है। भाग 3, शक्ति और प्रशासन, अनुसूची 5 से 7। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये ढांचा कमजोर वर्गों के प्रशासन और शासन की शक्तियों के असली बंटवारे को तय करता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ये सुनिश्चित किया था कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों की सुरक्षा सिर्फ बातों में न रहे, बल्कि कानून में पक्की हो। इसीलिए अनुसूची 5 पूरे देश के अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन को संभालती है। वहीं छठी अनुसूची थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाती है। ये पूर्वोत्तर के 4 खास राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों को सुरक्षा देती है। इसे आप AMTM के जरिए आसानी से याद रख सकते हैं। अब एक बहुत ही मजेदार सवाल, हम और आप जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उसके नियम आखिर बनाता कौन है, केंद्र या राज्य? यही वो सवाल है जो 7वीं अनुसूची की जरूरत को बिल्कुल साफ कर देता है। आखिर पावर किसके पास है? और इसी सवाल का जवाब है शक्तियों का ये बंटवारा। 7वीं अनुसूची 3 लिस्ट में बटी है। संघ सूची
जिस पर केंद्र कानून बनाता है, इसमें मूल रूप से 97 विषय थे, जो अब 100 हो गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इंटरनेट रेगुलेशन और नेशनल सिक्योरिटी जैसी आधुनिक ज़रूरतों को इसमें शामिल किया जा सके। इसके अलावा राज्य सूची राज्यों को शक्ति देती है और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची को इस एक उदाहरण से समझिए। पूरे देश में 33% नेशनल फॉरेस्ट कवर का टारगेट है, लेकिन जंगल यानी वन समवर्ती सूची में आते हैं। इसलिए पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य वनों के जगह अपनी खेती यानी गेहूं और चावल के उत्पादन को प्राथमिकता दे सकते हैं। यही वजह है कि ये राज्य सिर्फ 7 से 8% वन क्षेत्र के साथ भी बिना संविधान का उल्लंघन किए अपना कृषि विकास कर पा रहे हैं। भाग 4 क्रमिक विकास अनुसूची 8 से 12। आइए अब अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे संशोधनों के जरिए ये दस्तावेज अपनी मूल 8 अनुसूचियों से आगे बढ़ा। 8वीं अनुसूची मानक भाषाओं का घर है। 14 भाषाओं से शुरू हुआ ये सफर आज 22 भाषाओं तक पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ही मजेदार पैराडॉक्स है। मूल संविधान भले ही अंग्रेजी में लिखा गया था, लेकिन अंग्रेजी खुद 8वीं अनुसूची की मानक भाषा नहीं है। इसके उलट नेपाली भाषा को इसमें औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त है, और आपने इसे हमारे करेंसी नोटों पर भी देखा होगा। जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी, मूल संविधान में तो बस 8 ही अनुसूचियां थी। इस टाइमलाइन को देखिए, ये वो सटीक ऐतिहासिक पल हैं जब बदलती सामाजिक जरूरतों ने सरकार को नई अनुसूचियां जोड़ने पर मजबूर किया। 1951 में पहले संशोधन के साथ 9वीं अनुसूची आई, और फिर समय के साथ 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची जुड़ती चली गई। चलिए 10वीं अनुसूची को थोड़ा गहराई से समझते हैं, जो 1985 में 52वें संशोधन के जरिए आई। ये एक बहुत ही अहम अपडेट था। इसका मकसद था शासन में स्थिरता लाना। चुनाव जीतने के बाद नेता पाला न बदल लें, यानी जो दल बदल की राजनीति होती थी उस पर रोक लगाना। अब अगर कोई चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदलता है तो उसे अपनी सीट गंवानी पड़ सकती है। 11वीं अनुसूची की जड़ें कहीं न कहीं महात्मा गांधी के राम राज्य के विजन से जुड़ी है। उनका सपना था कि सच्चे लोकतंत्र में गांव के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले इंसान के हाथ में भी सत्ता होनी चाहिए। जो बात शुरुआत में अनुच्छेद 40 में महज एक विचार था, वो उनके निधन के दशकों बाद एक कानूनी हकीकत बन गया। और ये सपना जमीनी हकीकत बना 1992 के 73वें और 74वें संशोधनों के साथ। इन संशोधनों ने राज्यों को नियमित स्थानीय चुनाव कराने के लिए मजबूर कर दिया। अनुसूची 11 ने ग्राम पंचायतों को और अनुसूची 12 ने शहरी नगरपालिकाओं को अनिवार्य बना दिया। सबसे बड़ी बात, इसने कानूनी तौर पर महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति समुदायों के लिए जमीनी स्तर पर प्रतिनिधित्व को पक्का कर दिया। तो अब इस पूरे सफर को देखने के बाद एक बड़ा सवाल जहन में आता है। जैसे जैसे हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट सिटी से तय होने वाला है, ऐसे में अगले 50 सालों में हमारे संविधान की इन अनुसूचियों को कैसे खुद को डालना होगा? क्या भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए हमें कुछ और नई अनुसूचियां देखने को मिलेंगी? इसी विचार करने वाले सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। इसे समझने की ये दिलचस्प यात्रा आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी।